हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को बैलेंस किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, तो इस जजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 200 और 201 के प्रोविजन को। तो आर्टिकल 200 क्या है? एसेट टू बिल्स, यानी गवर्नर क्या कर सकता है। गवर्नर के पास में कुछ पावर्स होती है कि जैसे कोई भी बिल सबसे पहले जैसे कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। उसके बाद में यदि उस स्टेट में दो हाउसेस का प्रोविजन है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद में यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है और उसके बाद में गवर्नर के पास जाता है एसेंट होने के लिए, मतलब फाइनल वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आर्टिकल 200 के हिसाब से गवर्नर क्या कर सकता है ऐसे केसेस में? या तो वो बिल को, जैसे कि अगर ये बिल पास हो गया उस पर्टिकुलर हाउस में, तो उसके बाद वो जैसे गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर क्या कर सकता है? या तो उस बिल को वो इट ही और शी विल ग्रांट असेंट टू दैट बिल, यानी वो साइन कर देगा और वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। या फिर ही और शी कैन विथहोल्ड एसेंट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि उस बिल को गवर्नर पास ना करे और वो उसको अपने पास में सुरक्षित रख ले, यानी उस पे कोई भी एक्शन ना ले। तो उस केस में क्या होता है? अ, मतलब ये एक कंडीशन हो गई कि ही और शी कैन विथहोल्ड एसेंट। और एक क्या है? रिटर्न बिल। अब अगर गवर्नर को लगता है कि उसमें कुछ प्रोविजन है उस स्पेसिफिक बिल में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो स्टेट के नॉर्मल पब्लिक के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, तो वो वापस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, ओके, फॉर रिकंसिडरेशन। और यदि लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर वापस रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेजा जाता है, और अगर वो रिकंसिडर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, मतलब उसको कुछ रिकंसिडर करके उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाती है, और वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को गवर्नर को भेज देती है, तो गवर्नर को उनको साइन करना, मतलब ये उनको करना ही होता है साइन, ओके। फिर चौथा प्रोविजन क्या है? ही और शी कैन रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ऐसा कब होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बिल साउंड नहीं है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेंटर ने कोई डायरेक्शन स्टेट को दिए हैं और स्टेट उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में जो गवर्नर है उस बिल को सिक्योर कर सकता है फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। तो ये हो गए आर्टिकल 200 की प्रोविजंस। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 201। उसमें क्या होता है कि बिल यदि प्रेसिडेंट के पास में रिजर्व किया जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? या तो उस बिल को वो ग्रांट कर दे, एसेंट ग्रांट कर दे, मतलब कि ओके, इट इज फाइन, इसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, और ही और शी कैन ग्रांट असेंट। तो प्रेसिडेंट उसमें या तो असेंट ग्रांट कर सकता है, या वो भी उस बिल को अपने पास में कुछ टाइम के लिए विथहोल्ड कर सकता है। अब क्या हो रहा था ना, कि अब तक ये प्रोविजन था कि नॉर्मली जो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट है वो इनडेफिनेटली उस बिल को अपने पास में एसेंट के लिए, मतलब दे दे कैन विथहोल्ड एसेंट, मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो कितने भी टाइम के लिए अपने पास में बिल को रख सकते थे। तो इसमें क्या होता था ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कई बार उनके राइट्स का हनन होता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ बिल पास किए, सात आठ कुछ बिल्स थे, उनको पास किया। अब वहां के जो गवर्नर थे आर एन रवि, उन्होंने क्या किया? उन बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप इनडेफिनेटली कोई एक्शन नहीं लेते हो। ऐसा सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और वो भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। जैसे ज्ञानी जेल सिंह जी जो थे, हमारे पहले पूर्व प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो पोस्ट ऑफिस रिलेटेड कुछ बिल्स थे उनको सुरक्षित कर लिया था, मतलब उनपे कोई एक्शन नहीं लिया था, पॉकेट वीटो का अपना यूज किया था। पर ये आप, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसका यूज कर सकते हैं, पर गवर्नर के पास में पॉकेट वीटो जैसी कोई पावर नहीं होती। तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए कि आप इनडेफिनेटली कुछ भी, कोई भी बिल्स को विथहोल्ड नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया कि नो पॉकेट और
एब्सोल्यूट वीटो। गवर्नर के पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं होता, ना ही कोई एब्सोल्यूट वीटो होता है। तो गवर्नर को कोई भी बिल उनके पास में आता है तो उस पे 1 महीने में ही उनको एक्शन लेना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के थ्रू कहा कि गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड एसेट इनडेफिनेटली। उनके पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं होता अंडर आर्टिकल 200। तो हमने जैसा देखा ऊपर कि गवर्नर के पास में पॉकेट वीटो जैसी कोई कंडीशन नहीं होती। फिर उनको टाइम बाउंड एक्शन लेना होगा। जो भी गवर्नर रहेंगे उनको टाइम बाउंड एक्शन रहना होगा, और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्शन दिए कि उन्हें भी 3 महीने के अंदर ही कोई भी बिल अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई बिल एसेंट के लिए या रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनको 3 महीने में उस पर एक्शन लेना होगा। ओके, तो प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड विद इन 3 मंथ्स, और गवर्नर को क्या कहा है कि उनको विद इन 1 मंथ उस पर एक्शन लेना होगा। और अगर रीपास करते हैं कोई बिल तो एसेंट इज मैंडेटरी विद इन 1 मंथ। फॉर एग्जाम्पल रिकंसिडरेशन के लिए अगर जो गवर्नर है वो दोबारा से बिल को भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो असेंबली को ये इंश्योर करना होगा कि वो बिल अगर वापस रिकंसिडर करके गवर्नर को भेजते हैं तो ये गवर्नर को इंश्योर करना होगा कि विद इन 1 मंथ वो रिकंसिडर करके बिल को दोबारा एसेंट के साथ में उसको अप्रूव करें। ओके, तो शेल डिक्लेयर एंड एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये डायरेक्शन दिया है कि इम्पोजेस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को ये साफ डायरेक्शन दिए कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, आप बिल को इनडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते। ओके, और लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर के पास में जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि आपके पास में अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, आपके पास में लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है और आपको उनको बहुत जुडिशियसली यूज करना है। ओके, Governor's discretion is only in constitutionally specified situation. For example, reservation of bills. मतलब जैसे रिजर्वेशन ऑफ बिल वाली सिचुएशन है, ऐसे ही केस में आप जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है ऐसे केस में आप उनको यूज कर सकते हैं। री इन्फोर्समेंट ऑफ फेडरल बैलेंस, तो इस प्रकार से जो जैसा कि मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फेडरल बैलेंस को इंश्योर किया। सो जो स्टेट गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, उनके राइट्स को भी इंश्योर किया कि वो जो बिल्स को भेज रहे हैं गवर्नर के एसेंट के लिए उनके ऊपर एक टाइम बाउंड किया, और ये कहा, ये इंश्योर किया कि जो एक फेडरल बैलेंस है वो मेंटेन रह पाए। तो दिस विल प्रिवेंट सेंट्रलाइजेशन बाय गुबर्नोटेरियल डिलेस, मतलब जो गवर्नर के द्वारा जो डिलेस किया जा रहा था, अननेसेसरी जो डिले हो रहा था, उसको वो चीज प्रिवेंट करेगी। अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंश्योर हो पाएगी, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके राइट्स भी इंश्योर होंगे, और गवर्नर की जो पावर है उसका जो अननेसेसरली जो यूज हो रहा था उस पर भी एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इस प्रकार से जुडिशरी ने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर्स के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन किया। सो इट इज वेरी नाइस जजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो इसी के साथ में मैं इसको फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So stay tuned and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.